इसीलिए आप लोग एक जगह में आइए, एक प्लेटफॉर्म में आइए और तौकीर का एक पैगाम दीजिए कि ना जात पर ना पात पर एक एक वोट हाथ पर तौकीर आलम को सपोर्ट कीजिए। जो पैसा दे के आपसे वोट खरीदेगा उससे आपको पैसा दे के काम लेना होगा मेरे भाई। ये क्या क्या वादे करके आए थे भाई, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख जेब में देंगे और अभी एक फिर सगुफा फेंक रहे हैं कि 19 लाख रुपए नौकरी दे देंगे। बाबू ऐसा करो, पहले 19 लाख दे दो, फिर तुम्हारा ही प्रचार करते हैं हम लोग सब मिलकर। इंसाफ करना नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक वोट हाथ पे देके तुमको सत्ता से 8 बजे आप लोग तमाम लोग इकट्ठे हुए एक आवाज में कि चंद लोग, चाहे वो जेएनयू से हो या फिर सलमारी से हो या फिर बाहर के लोग आपसे मुखातिब होने आए हैं। इस बात पे आप लोग यहाँ पर आए, आप तमाम लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि 28 तारीख, 3 तारीख और 7 तारीख ये 3 दिन आपका, आपके बच्चों का, आपके परिवार के जिंदगी को तय करने जा रहा है। आपके बच्चों का, आपके परिवार का और आपके फ्यूचर को तय करने जा रहा है ये 3 दिन, 28, 3 और 7। एक तरफ जहां पर ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को लिए हुए ये बीजेपी और नीतीश बाबू कह रहे हैं सुशासन बाबू, हम तो इसको लुटासन कहते हैं। तुमने सुशासन किया कहा, तुमने तो लूटा है, तो हम तुमको लुटासन कहे कि सुशासन कहे, हम लुटासन ही कहते हैं, बेहतर होगा। एक तरफ जब ये आरएसएस और बीजेपी अपनी एक आइडियोलॉजी, जो एक आइडियोलॉजी को कैरी करता है कि डिवाइड एंड रूल, आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेजों ने भी एक रूल लाया था, डिवाइड एंड रूल, टूट करो और तोड़ो और नीति करो, हिंदू मुसलमानों को आपस में बांट दो। लेकिन वो गोरे अंग्रेज जब चले गए तब ये भूरे अंग्रेज भी वही करना शुरू कर दिए कि लोगों को आपस में बांटो और राज करो, राज को दफन करो और नीति को दफन करो और जनता पे राज करो। ये भूरे अंग्रेजों ने ये अपना लिया है। और आप देखिए, मैं इसलिए इसको अंग्रेज कह रहा हूँ, महात्मा गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस देश के जो सबसे गरीब आदमी है, इस देश के जो सबसे मजलूम लोग हैं, इस देश के जो किसान और मजदूर हैं, जब तक उनको सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये देश आजाद नहीं हुआ, तब तक ये देश आजाद नहीं होगा। लेकिन हाँ, बस फर्क इतना है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, यानी पावर सत्ता का तबादला है। गोरों के हाथ में था, गोरे चले गए, भूरे के हाथ में आ गया सत्ता, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा और आज हम वो देख रहे हैं। एक तरफ ये आरएसएस बीजेपी की सरकार जब सत्ता में काबिज है, ये क्या क्या वादे करके आए थे भाई, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख जेब में देंगे और अभी एक फिर सगुफा फेंक रहे हैं कि 19 लाख रुपए नौकरी दे देंगे। बाबू ऐसा करो, पहले 19 लाख दे दो, फिर तुम्हारा ही प्रचार करते हैं हम लोग सब मिलकर। नौकरी तो दे दो। जब तुमको नौकरी 19 लाख देना था तो पिछले 15 साल से तुम क्या कर रहे थे? डमरू बजा रहे थे। आप इनसे पूछिए, अगर नौकरी देना तुम्हारी नियति थी तो तुम पिछले 15 साल से 19 लाख छोड़ो 4 लाख घटा के 15 लाख ही दे दिए होते। लेकिन नौकरी देना इसकी नियति नहीं है। प्रकाश साहब ने क्या कहा कि सबको नौकरी देने का ठेका सरकार ने नहीं लिया है। लॉकडाउन में कहा कि सबको बाहर से अंदर लाना, वापस लाना ये सरकार का जिम्मेदारी नहीं है। चमकी बुखार से लोग मरे तो उनको बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अरे ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, वो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ये नहीं है तो तुम्हारा क्या काम है? डमरू बजाना संसद में और विधानसभा में बैठ के? तो सुन लो, अगर तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों का और घर के लोगों का और समाज के किसान और मजदूर का इंसाफ करना नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक वोट हाथ पे देके तुमको सत्ता से ये कह रहे हैं। ये लुटासन बाबू क्या किए? आए महागठबंधन बना के। लेकिन आपको मैं एक कसौटी बताता हूँ। हमने बचपन में पढ़ा था कि एक कौवा ने मोर का पंख लगा लिया और घूम घूम के कह रहा था कि मैं मोर हूँ। एक कौवा मोर का एक पंख लगा लिया अपने क्या कहते पंख में और घूम घूम के कह रहा था कि मैं मोर हूँ। अब बताइए कि कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो कभी मोर होगा? कौवा ही होगा ना। सेम वही नीतीश कुमार है। ये आरएसएस के चमचे, आरएसएस के दलाल
ये आके बोले कि हम आरएसएस की नीति को, आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम खारिज करते हैं और महागठबंधन बना के आप लोगों को, हम लोगों को, बिहार के भोली भाली जनता से वोट मांग के सत्ता में काबिज हो गए। और काबिज होने के बाद 18 महीना गुजरा नहीं कि इनकी पेट में हलचल होना शुरू हो गया और ये जाके फिर से आरएसएस और बीजेपी के गोद में बैठ गए। और क्या हुआ, जब इस देश में एक पहले से ही जीएसटी और जीडीपी ने इस देश की आर्थिक स्थिति की कमर को तोड़ रखी थी, जब लोगों के पास, जवानों के पास नौकरियां नहीं थी, किसान मर रहे थे, अनाज नहीं बिक रहा था, ऐसे हालत में लोग बेरोजगार थे, आर्थिक स्थिति मंदी थी, ऐसे हालात में एकदम अनप्लान तरीके से लॉकडाउन करके छोड़ क्या था मायना उस लॉकडाउन का। अरे उस टाइम तो 50-50 केसेस आ रहे थे पर डे, उस टाइम तो 100-100 केस आ रहे थे प्रतिदिन, अब तो लाख केस आने लगे पर दिन। तो तुम अब क्यों देश को अनलॉक कर दिया और इलेक्शन कराने की क्या तुम्हें हड़बड़ी थी बाबू? तो इससे पता ये चलता है कि इसकी मानसिकता में खोट है। ये अपनी तमाम विफलताओं को, ये अपनी तमाम नाकामियों को लॉकडाउन करके कोरोना के बहाने सबको खत्म करना चाहता है। और अब देखिए आपके सामने ये तमाम वाकया पेश आया। वो औरत कहाँ की थी? वो औरत आप ही के प्राणपुर की तो थी, जो रेलवे स्टेशन में बैठ के वो वहीं पे दुनिया से चली गई। वो बच्चा रो रहा था दूध पीने के। बताइए वो कौन थी? वो महिला हमारे और आपकी बहन थी, माँ थी, वो हम लोगों में से थे। लेकिन क्या नीतीश ने कभी उस पर ट्वीट भी किया? क्या उसके घर आने की कोशिश की? क्या आपके एक्स-एमएलए आपका घर, उस बच्चे का घर तक आने का कोशिश किया? लेकिन मुझे जरूर पता है कि शाहरुख खान ने उस बच्चे की माँ को 5 लाख रुपए का मुआवजा भेजा था। लेकिन आप बताइए कि उस रुपये का क्या फायदा? जिसका घर उजड़ गया, जिसका परिवार उजड़ गया, उसको रुपये से क्या मतलब? क्या उस रुपये से वो माँ को वापस कर सकता है उस बच्ची को? नहीं कर सकता। ऐसे हालात में इस देश की आर्थिक स्थिति, इस देश की जो व्यवस्था है, ट्रेन चलती है बिहार के लिए, भुवनेश्वर पहुंच जाती है और कह रहे हैं बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अरे बकलोल, पहले बैलगाड़ी सही से चलवा लो, तुम बुलेट ट्रेन बाद में चलाना। दोस्तों, आप तमाम लोगों को आगाह करने आए हैं। और आज पहली बार नहीं, मैं 2013 में जेएनयू गया हूं और जब जेएनयू गया तब मुझे एक दूसरा दुनिया दिखाई दिया, जो गांव घर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां पता चला कि आखिर कोई शर्ट पैंट पहना हुआ है, कोई लुंगी क्यों पहना हुआ है, कोई एसी में बैठता है तो किसी के हाथ में एक पंखा क्यों मुहल नहीं होता। ये चीज वहां जाके फर्क पता चला। और ये चला कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको नौकरी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आपसे एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, आपको भत्ता देगा नहीं देगा सरकार तय करेगी। लेकिन जाहिल झपट कोई भी अगर एमएलए और एमपी बन गया तो उसको एसी में रहने का, फ्री में जहाज का टिकट, फ्री में रेलवे का टिकट, एम्स में अव्वल दर्जे का सीट उसको फ्री, ऊपर से लाख रुपए उसको पेंशन दिया जाए। ऐसे हालात में हम और आप तमाम लोगों को क्या करना चाहिए? हम और आप लोगों को ये करना चाहिए कि जो आपके इस दर्द को, आपके इस दर्द को, आपके बच्चों की भविष्य को जो समझ सके, हम उनको हम लोगों को अपनाना चाहिए। और मैं अगर तौकीर आलम की बात करूं, तौकीर आलम और हम तमाम लोग, मैं भी जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूं, प्रशांत कुमार जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं, ये मेरे भाई बीए कर रहे हैं। हम लोग वहां से उठ के यही पैगाम देने आए हैं आपको यही पैगाम देने आए हैं। चाहे हम सलमारी के दमदमा में रहे, या फिर हम कोढ़ा के सिमरिया में रहें, या दिल्ली के सड़कों पे रहें, हम जहीं भी रहते हैं, जब जनता पे किसी भी तरह का इस सरकार द्वारा दमन किया जाता है, हम बैठ नहीं पाते हैं। हमें ये हमेशा ये खटकते रहता है मेरे जहन में, हमारे जहन में ये बात हमेशा खटकते रहती है कि आखिर उस समाज को हम कैसे चेहरा दिखाएं जो समाज हमको गुप्ता के जेएनयू तक पहुंचाया। हमको इसलिए तो पहुंचाया है कि अगर समाज में गड़बड़ी हो, कि अगर समाज में कमी हो तो उस लड़ाई को संसद तक पहुंचाए। अगर सरकार गूंगे और बहरे हो जाए तो समाज की और किसान मजदूर की आवाज को उस सत्ता तक पहुंचाए। यही तो हमारा काम है। आपको पता होगा जब एनआरसी सीए एनपीआर हुआ, हम लोग शाहीन बाग में थे, शाहीन बाग गए, जोर बाग गए, क्या कहते हैं जेएनयू में रहे, उसके बाद मुंबई गए, कोलकाता गए, आपके सलमारी में भी आए और अलग अलग जगह में गए। क्या वहाँ पर हम आपको कोई कहा, वहाँ पर कोई किसी को कहा कि ये बाहर का है, इसको स्टेज से हटाओ? ना जाए, चलिए
आप लोगों ने किसी ने तो नहीं कहा कि ए फारूक तुम सलमारी का नहीं हो, तुम स्टेज से उतर जाओ। किसी ने नहीं कहा ना। इमरान प्रतापगढ़ी तुम बिहार के नहीं हो, तुम स्टेज से उतर जाओ। किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम तमाम लोगों का एक ही कंसर्न था, हम तमाम लोगों का एक ही इशू था, एक ही मुद्दा था। ये सरकार जो आज वोटर आईडी के नाम पे हमसे वोट लेके सत्ता में बैठती है, वो वोटर आईडी हमारे लिए वैलिड नहीं है सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। हाँ? अरे तुम पहले जमीन दे दो, बाद में हमसे जमीन का रसीद मांग लेना, हम दिखा देंगे। जमीन तो दे दो। यहाँ रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, खाने को खाना नहीं, आप जमीन की रसीद खोजे कहाँ से आएगा? और अभी आपको पता होगा कि नड्डा ने, जेपी नड्डा जो बीजेपी का भी प्रेसिडेंट है, मतलब एक टकला गया, दूसरा नड्डा आया। टकला का वही था, एनआरसी लाया था, और ये नड्डा जाके कह रहा है, नड्डा जाके कह रहा है बंगाल में जाके क्या कह रहा है कि चुनाव कोरोना खत्म होते हुए, लॉकडाउन जैसे खत्म होगा हम एनआरसी कराएंगे। अरे तुमको चैलेंज करते हैं कि अगर है पावर तुम्हारी सत्ता में, तुम एनआरसी करके दिखाओ। हम एनआरसी तुमको नहीं करने देंगे, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में नहीं करने देंगे तुमको एनआरसी। और एनआरसी तब होगा, एनआरसी तब होगा जब इस देश में सब बराबर हो जाएगा। अंबानी का बेटा, मजदूर का बेटा जब एक जगह पढ़ने लगेगा, जब मजदूर खाएगा वो एमपी एमएलए खाएगा, जब सबका लिविंग स्टैंडर्ड बराबर हो जाएगा, सबके पास जमीन होगी, सबके पास रसीद होगा, तब एनआरसी कराओ। लेकिन अभी आओ एनआरसी करने, पिछवाड़े में 2-4 रसीद नहीं कर दिए, फिर पूछना एनआरसी करने आएगा, कह रहा है एनआरसी करेगा। वहाँ बंगाल में भी तो चुनाव है, वहाँ भी तो बोलना है। तो आप समझिए किस तरीके से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, तरह तरह के नाम पे ये वोट मांग रहे हैं। अभी भी मोदी जी कह रहे हैं बिहार में का नावा, क्या नहीं है बिहार में? सम्मान है, अरे घंटा सम्मान है, तुम्हारा अपमान है बिहार में, तुम्हारी नाकामी है बिहार में। लेकिन तुम निर्लज हो, तुमको कहाँ से समझ में आएगा? कहाँ से समझ में आएगा? 10 लोग नहीं होता है तुम्हारे सामने, एक देश के प्रधानमंत्री हो, स्टेट के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारे भाषण को सुनने के लिए, तुम्हारे संबोधन में 10 लोग नहीं जुटता है, तुमको तो शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। लेकिन ये पानी पानी कहाँ होने वाला? ये पानी पानी कहाँ? ये इतने गंदे मस्तिष्क वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आप लोगों से ये आगाह करने आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हम पे थोपा गया है। हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हमारे पास आज अगर क्या कहते हैं, कोई दलित महिला है तो दलित के नाम पे उसको क्या कहते हैं, उसका रेप हो जाता है। कोई ओबीसी है तो उसके नाम पे उसको मारा जा रहा है। कोई अगर दाढ़ी रखने वाला है तो उसको क्या कहते हैं, उसको जॉब नहीं दे। अब बताइए, अभी यूपी में एक इंस्पेक्टर है, हाँ, उनका दाढ़ी है, तो उनको कहा गया कि जब यह दाढ़ी रखना, ये क्या कहते हैं, ये हमारे इसमें नहीं है, हमारा तो रूल्स नहीं है, दाढ़ी अटायर में नहीं है, आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं। अरे बाबू, तो पहले मोदी जी से छिलवा लो। मोदी जी को कौन रखने के लिए बोला है? वो जो चकाचक दाढ़ी रखा है उससे भी छिलवा लो। तो आप देखिए किस तरीके से। मेरी एक फ्रेंड है अलीगढ़ की, वो ये क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन की है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। वो जॉब करने गई इंडिया टीवी में, उसको बताया गया कि अगर तुम हिजाब नहीं उतारेगी तो तुम्हारा जॉब नहीं। आप बताइए क्या क्या क्राइसिस है। कल जाके हमको और आपको बोलेगा कि तुम कलमा पढ़ने वाले हो, तुमको जवाब नहीं देंगे। बताओ मेरे भाई, फिर उस टाइम आप क्या कहोगे कि हम सुरजापुरी हैं, क्या कहोगे कि हम सिरसासुरी है, क्या कहोगे कि हम कुत्ता है, क्या कहोगे हम बिहारी है, क्या कहोगे आप? इसलिए लड़ाई 4 स्तंभ है एक रूम का, अगर एक भी पिलर पे चोट होगा तो पूरा रूम गिरेगा। ये नहीं कि एक पिलर अगर गिर गया तो रूम ठहर जाएगा, ये मत समझिए। इसीलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि तौकीर हो या फारूक हो, चाहे सलमारी का जनता हो, जो भी हो, उनको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा की बात करेगा, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बात करेगा, जो स्कूल की व्यवस्था करेगा, जो बूढ़ों की पेंशन के लिए सोचेगा, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट को नौकरी देने की बात करेगा, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करेगा, जिसके एजेंडे में, जिसके मैनिफेस्टो में तमाम चीज होगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। जिसके मैनिफेस्टो में 2 करोड़ जॉब,
2 करोड़ 15 लाख रुपया होगा, आप समझ लीजिए वो फर्जी है, क्योंकि ज्यादा चमचमाता नोट नकली होता है, असली नहीं होता है। मेरे दोस्त, आप इस बात को समझिए। तो कि उस आंदोलन से उठे हुए लोग हैं, जहाँ पर जेएनयू हो, जामिया हो, एएमयू हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे वो लाल की क्या कहते हैं पार्लियामेंट के आसपास की गलियां हो, चाहे वो राष्ट्रपति भवन के आसपास की गलियां हो, हम लोग लाठी खाने वाले लोग। आपको पता होगा, आपने एक वीडियो देखा होगा जामिया का, आपने देखा होगा जेएनयू का वो वीडियो। हम तमाम लोग वहीं खड़े होकर चाय पी रहे थे मेरे भाइयों, तमाम लोग वहीं खड़े होकर चाय पी रहे थे। हम क्या कह रहे थे? हम तो बस यही मांग रहे थे कि हमारा जो खर्चा है, हमारा जो बिल है, उसको कम कर दो। अरे कम नहीं कर सकते तो जितना है उतना रहने दो, बड़ा उसको हाइक नहीं करो, उसको मत बढ़ाओ। यही तो हम कर रहे हैं। इसी में हम 2 महीने से लगे हुए थे, इसी की लड़ाई हम लड़ रहे थे 2 महीने से। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी के गुंडे को भेजा गया कैंपस में और घुस के झूठ मूठ का इल्जाम लगा के कि हमको मारा है, हमको क्या क्या है करके, पत्थरबाजी करके, लोहा से मार के। अरे आप बताइए मेरे भाई, आप यहाँ बैठे, आप तो वीडियो व्हाट्सएप में सब कुछ देख रहे होंगे। जामिया के एक बच्चे, एक भाई का हाथ चल गया, इसी मार में एक बहन की आंखें चली गई, जेएनयू में कितने लोग सिर फटा लिए। अभी भी मेरा कुर्ता उतार के देख के एक डंडे का चोट अभी भी मेरे पीठ पे काला धब्बा बैठा हुआ। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं। आप ये जरूर कहेंगे, आपके जहन और दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि फारूक तो केवल इलेक्शन के टाइम में सलमारी आया है। क्या मैं जो वहाँ से कह रहा हूँ, क्या जंतर मंतर से मैं जो धरना और प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ? क्या मैं अपने माँ बाप के लिए केवल कर रहा हूँ? वहाँ तो हम सब की बात कर रहे हैं, मजदूरों की, मजलूमों की, किसानों की, गरीबों की, औरतों की, सब की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा वो रहने का इदारा है, हम वहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम जहाँ रह रहे हैं वहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। यहाँ से आप चिल्लाएंगे तो कितना आवाज़ पहुँचेगा, लेकिन अगर वहाँ से 10 लोग भी चिल्लाएगा तो मोदी के बैरे कान को फाड़ते हुए उनके कानों में घुसेगा। ये बात सच है कि नहीं? आप लोग बताइए। और ऐसे हालात में तोकीर भी उसी आंदोलन का हिस्सा है, उसी आंदोलन का हिस्सा है जहाँ पर ये एक आवाज़ में लब्बैक कहने वाले में से है। चाहे वो मुनिरका की गलियां हो, चाहे वो पार्लियामेंट की गलियां हो, चाहे राष्ट्रपति भवन की गलियां, तमाम लोग तमाम जगह पर हम लोग, चाहे वो फी हाइक को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, या कोई भी मुद्दा को लेकर हो, हम लोग सरकार को जगाने का काम हमेशा करते हैं। और आज फिर आप लोगों को जगाने आए हैं कि जग जाओ, आने वाले दिनों में एक ऐसी सत्ता आपके ऊपर काबिज हो सकती है जो एनआरसी और एनपीआर जैसे काले कानून को लाकर, संविधान को ताक में रखकर, संविधान की उसकी जो स्पिरिट है उसको तोड़कर आप पे एक ऐसी कानून लाने वाली है जहाँ पर आपकी जमीनों जायदाद छिन जाएगा, आपको रहने का घर नहीं होगा, बाल बच्चे कहीं और होंगे, आप और कहीं और होंगे। ऐसे हालात में आप किससे हेल्प मांगेंगे? बताइए, ऐसे हालात में आप किससे हेल्प मांगेंगे? तो इसीलिए हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। इंग्लिश में कहावत है कि यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइडेड यू फॉल। हिंदी में है कि अगर, उर्दू में है कि अगर आप मुत्तहिद हैं तो आपकी जीत पक्की है, लेकिन अगर आप मुंतसिर हैं, बटे हुए हैं, भाषाओं में, जाति में, धर्म में अगर बटे हुए हैं, बाहरी और भीतरी में बटे हुए हैं, तब तो आपकी हार पक्की है। इसमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। आप लोगों से ये इल्तिजा है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुत्तहिद हो जाइए, यूनाइट हो जाइए, एक हो जाइए, और ये सत्ता में बैठे, चाहे वो लुटासन बाबू हो, चाहे ये चाय वाला हो, चाहे ये टकला हो, इनको बताइए कि जिस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें आज बिहार में है कि लॉकडाउन के बाद पहला इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं हो रहा है तो बिहार में हो रहा है। इसलिए तमाम लोगों का नजर बिहार में है कि बिहारियों तू अपने अक्ल से काम लेना, बिहारियों तू अपनी समझदारी से काम लेना। क्या तुमने वो खूनी मंजर नहीं देखा जहां पर ट्रेन 16-16, 20-20 लोगों पे ट्रेनें चला दी गई, जहां पर एक माँ सड़क पे चलते चलते अपने बच्चे को जन्म दे दिया, जहां पर एक बहन सड़क में चलते चलते दम तोड़ दिया, आपके प्राणपुर की एक महिला स्टेशन में बैठे बैठे जान गंवा दी। क्या आपको ये मंजर याद नहीं है? इस मंजर को याद कीजिए, अपने बच्चों की भविष्य को देखिए, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से आप बचने की कोशिश कीजिए और एक जगह आइए, एक प्लेटफॉर्म में आइए और सबको ये पैगाम दीजिए
कि आज अगर हम बंगाली और सुरजापुरी और सिरसाबादी और सुरजापुरी और अंदरी और बाहरी करने में लगे रहे तो कल हमारे लिए हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि फिर हमारे ऊपर एक ऐसा आदमी हम पे काबिज हो जाएगा, एक ऐसा शासन हम पे काबिज हो जाएगा जो चाहेगा वो करेगा। हम चीखते पुकारते रहेंगे, कोई हमारा सुनने वाला नहीं होगा। आप तमाम लोग मिलके तौकीर आलम को एक एक वोट दीजिए और ये पैगाम फैला दीजिए कि महागठबंधन का टिकट तौकीर को आया है, महागठबंधन का टिकट तौकीर को आया है। चाहे ऑटो हो या बस हो, हम बाद में सवारी कर लेंगे, पहले हम अपना घर को मजबूत कर लें। पहले हम अपना घर को मजबूत कर लें। और इसीलिए आप तमाम लोग तौकीर आलम को प्यार से, मोहब्बत से, अपने वोटों से, जो बाबा साहब ने संविधान में आपको अधिकार दिया है, जो अधिकार से आप सत्ता को ला भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं, उस अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। एक एक वोट महागठबंधन तौकीर के नाम पर आप डालिए और उसको एक भेजिए। बताइए दुनिया वालों को कि हम परानपुर वाले जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर को विधानसभा में भेजा है, तुम्हारे जैसा गोबर और चाय वालों को नहीं भेजा है। संग बताइए दुनिया को, एक मिसाल दीजिए ना मेरे भाई कि हमने करोड़पति को नहीं भेजा है विधानसभा में, हमने चोर को नहीं भेजा है, हमने रेपिस्टों को नहीं भेजा है, हमने दंगाई को नहीं भेजा है। हमने एक साफ यूनिवर्सिटी, इस देश की सबसे अव्वल यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक बच्चा, हमारे समाज का एक बच्चा, वो अदना सा तौकीर आलम को हमने अपने एक एक वोट देकर विधानसभा में भेजे हैं। और जब तौकीर आलम पहुंचेगा विधानसभा तो किसका अडानी अंबानी का बात करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा अडानी अंबानी के बात? चंदा दिए आप, वोट दिए आप, तो आपकी ही बात करेगा। लेकिन आप याद रखिए, जो पैसा दे के आपसे वोट खरीदेगा उससे आपको पैसा दे के काम लेना होगा मेरे भाई। ये चीज आप याद रखिए। आपसे अगर आज मैं कहूँ कि मैं ये 2000 रुपया रखिए, आपके गांव को संभाल लीजिए और अब एक वोट हम पे डलवा दीजिए, याद रखिएगा कि उस 2000 के बदले 20,000 रुपया लेगा आपसे एक इंदिरा आवास देने में। ऊपर से आपकी रुसवाई होगी, आपकी कितनी आप क्या कहते हैं जिल्लतें आएंगी, ये आप क्या कहते हैं कभी तवक्को नहीं कर सकते। ऐसे हालात में आप लोग सब समझदार हैं, आप ही लोग नहीं पूरे बिहार के लोग इस बार समझदार हैं और उन्होंने मूड तो बना लिया है। लेकिन हम लोगों को आपस में मिलके बात करना जरूरी है, मशवरा करना जरूरी है, क्योंकि लड़ाई से पहले, जंग में उतरने से पहले मशवरा हलाल है। मशवरा करेंगे तभी हम जंग को जीतेंगे, जीते या हारे, लेकिन मशवरा पहले हलाल है, मशवरा बाद में हराम। जंग हारने के बाद आप क्या मशवरा करेंगे? इसीलिए आप लोग एक जगह में आइए, एक प्लेटफॉर्म में आइए और तौकीर का एक पैगाम दीजिए कि ना जात पर ना पात पर, एक एक वोट हाथ पर तौकीर आलम को सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए और उसको जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर भैया जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, कानपुर का बेटा जिंदाबाद, कानपुर की जनता जिंदाबाद।